बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जी, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि आप किस तरीके से पोटेंशियल को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो एक्सप्रेशन है E = -ΔV/ΔR। और इसके अंदर ये जो ΔV/ΔR ये जो टर्म है, ये टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। नेगेटिव साइन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम दोबारा से वही कंसीडर करें जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो है वो देखा था। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से किसी पॉइंट के ऊपर जो किसी चार्ज के करीब मौजूद है, उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था? हमारे पास एक्सप्रेशन आया था V = KQ/R। ये एक्सप्रेशन था और हम ये कह रहे थे कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। K इज़ कूलम्स कांस्टेंट, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसी तरीके से हमने एक और एक्सप्रेशन भी फाइंड किया हुआ है पोटेंशियल के लिए। वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वाला एक्सप्रेशन भी हम पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम बेसिकली यहाँ तक पहुँचे, V = KQ/R तक। तो उसके अंदर हमारी कंसीडरेशन क्या थी? हमारी कंसीडरेशन ये थी कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया और इस पॉजिटिव चार्ज के करीब एक पॉइंट सपोज कर लिया, जिस पॉइंट से आपने चार्ज को मूव करवाना है इस पॉइंट तक। यानी कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि पॉइंट A जो था वो पॉइंट A आउट ऑफ द फील्ड मौजूद था और पॉइंट B जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद है। तो आप एक टेस्ट चार्ज को, जिसको हम चार्ज Q कह रहे हैं, उसको आप इन्फिनिटी से यानी कि आउट ऑफ द फील्ड से इस पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो आपको जितना भी वर्क परफॉर्म करना पड़ता है वो वर्क जो है वो किस फॉर्म में अपीयर होता है? दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं। ये सारी बात हम कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है बेसिकली कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। वो जो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है उसके लिए जो हमने डायग्राम बनाई है, जो हमारी कंसीडरेशन है, वो कंसीडरेशन असल में मैच किसके साथ करती है? वो कंसीडरेशन मैच करती है इससे पहले वाले टॉपिक के साथ ही, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो है वो एक्सप्रेशंस को ड्राइव किया हुआ था। तो ज़रा देखिएगा कंसीडरेशन क्या है। कंसीडरेशन ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इसकी अपनी एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। इसकी फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आपने पोटेंशियल की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप उस टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पर हमने चार्ज को प्लेस किया पॉइंट A के ऊपर, और जब आप पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाएंगे आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उस फोर्स की वजह से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देगा। तो पॉइंट B का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और पॉइंट A का पोटेंशियल कम है। क्यों? क्योंकि पॉइंट B तक आने के लिए आपको जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो वर्क परफॉर्म्ड ज़्यादा होगा। जबकि अगर आप इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर आते हैं, अगर हम सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट A भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मौजूद है, तो जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर आएंगे चार्ज को, तो आपको उसके लिए कम वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। इस वजह से पॉइंट A का जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। ये वो फोर्स है जो कि आप अप्लाई कर रहे थे, आपकी अप्लाइड फोर्स की वजह से परफॉर्म्ड वर्क। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हमने जो फोर्स कंसीडर करनी है वो आपकी अप्लाइड फोर्स नहीं है, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि वो वाली फोर्स जिसके अगेंस्ट आपने अपनी फोर्स जो है उसको अप्लाई किया था। तो देखिएगा कि आज जो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करता है बाय यूजिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स को यूज़ करते हुए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अवे मूव करवाएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी
इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। जैसे ही आप चार्ज को रिलीज़ करते हैं तो चार्ज खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है। चार्ज जो है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज मूव कर रहा है। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क परफॉर्म किया। अब आपकी अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये याद रखिएगा कि आपकी अप्लाइड फोर्स नहीं है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो परफॉर्म्ड वर्क है उसको कैलकुलेट करें। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज कर लें ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, अब चूँकि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो स्ट्रेट लाइन पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करते हुए ये चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। हम ये सपोज करें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये बहुत ही कम है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी। अब ये पॉइंट जो है वो हम इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो उन क्लोज पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट ए, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट इतनी शॉर्ट है कि इस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जिसको हम डेल्टा आर कह रहे हैं, इस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि आपने वर्क डन का ये फार्मूला यूज़ करना है, तो वर्क डन के फार्मूला के अंदर जो आप फोर्स की वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं वो फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट यूज़ की जाती है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू प्लेस कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये डिसाइड कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डेल्टा आर, यानी कि चार्ज जो डिस्प्लेस हो रहा है बी से ए की तरफ, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है। सो द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नज़र आ रही है उसी डायरेक्शन में चार्ज डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो हमारे पास दोनों चूँकि पैरेलल हैं वेक्टर्स, इस वजह से एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। cos 0 1 के इक्वल होता है, तो हम वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डेल्टा आर। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वैल्यू प्लेस कर देनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आपने डिफाइन किया था तो आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, इसको आप कह दें कि हमने वर्क की एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और वो वर्क हमने कैलकुलेट किया है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क परफॉर्म करेगी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने वर्क की एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हम एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट करेंगे। वो मेथड क्या है वो ज़रा देख लें। ऑल्सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी वर्क परफॉर्म किया जाता है वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बट इन दिस केस आप देखें कि हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इसको भी यूज़ किया हुआ है। इस नेगेटिव साइन की रीज़न क्या है, इस नेगेटिव साइन की रीज़न ये है कि अगर हमने इस चार्ज को, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, अगर हमने इस चार्ज को अलाउ किया कि ये मूव कर सके तो ये चार्ज जो है वो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन की तरफ मूव करेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये इस चार्ज के करीब आ रहा था, अगर हम इस चार्ज को पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी इस तरफ मूव करवाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वक्त आपने चार्ज को अलाउ कर दिया है, चार्ज को रिलीज़ कर दिया कि वो मूव कर सके अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करवाएगी, और पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करते हुए उसके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी थी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
अब हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो इक्वल किसके होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू यू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपने यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की तो आपको चार्ज किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर क्या यूज़ कर लेते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वर्क डन के लिए दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक इक्वेशन है क्यू ई इंटू डेल्टा आर और दूसरी इक्वेशन है माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। ये दोनों ही इक्वेशंस वर्क डन की हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, Q इंटू ई डेल्टा आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है। तो E इज इक्वल्स टू आपके पास जो चार्जेस हैं वो दोनों साइड्स पर क्या हो जाएंगे, चार्जेस दोनों साइड्स के ऊपर कैंसल आउट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा आर को आप मूव करवाएं राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर जो डेल्टा आर है वो डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये असल में पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो असल में कहाँ से फाइंड की जाती है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा जी, यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यही डायरेक्शन होगी। और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप किस तरफ से किस तरफ मूव करेंगे, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव साइन की ये इंपॉर्टेंस है कि नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो किया तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो वो क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, और ये मेटालिक स्फीयर हमने कंसीडर किया। इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर किया था। हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एक मेटालिक स्फीयर कंसीडर किया था और उस मेटालिक स्फीयर के ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो मौजूद है। अब अगर आप किसी चार्ज को, किसी पॉइंट चार्ज को आप किसी डिस्टेंस से इस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेकर आते हैं तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को इस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लाने के लिए आपको इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो वर्क जो है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए जब वर्क की वैल्यू परफॉर्म की गई पर यूनिट चार्ज, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई थी पोटेंशियल की, पोटेंशियल की वैल्यू थी 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप अगर सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, मेटालिक स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है तो बताएं कि इस मेटालिक स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये हॉलो स्फीयर है, इस मेटालिक स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि मेटालिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस केस में हो सकती है, किस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल टू 0 प्रूव कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है
तो फिर चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। याद रखें, व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट देन द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करें, E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर भी कितना आ जाएगा? उसका आंसर भी E इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो आप देखें कि E इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूफ करने के लिए मुझे पोटेंशियल क्या कंसीडर करना पड़ा? मुझे पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ा कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि इस स्फेयर के अंदर, इस चार्ज स्फेयर के अंदर अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू दूसरे पॉइंट के इक्वल होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वही इस स्फेयर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताएं इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो आप कहेंगे 5 वोल्ट। यहाँ पर कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट। इस पॉइंट पर भी 5 वोल्ट। हर पॉइंट के ऊपर आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 वोल्ट। पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल के कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो, और चेंज इन पोटेंशियल के ज़ीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो, जो कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर इसको प्रूफ किया था। तो पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इस एप्लीकेशन से आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब देखिए दूसरी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड। एक और पॉइंट, एक और डेफिनेशन इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। वो डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की है। व्हाट इज मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? सच अ सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी हो, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो, उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। जैसे कि देखें, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर स्फेरिकल सरफेसेस बना दिए। यानी कि ये फर्स्ट स्फेयर है, ये सेकंड स्फेयर है, ये थर्ड स्फेयर है, इंक्रीजिंग रेडियाई के। जैसे जैसे आप आउटवर्ड मूव करें तो रेडियस क्या होता जा रहा है? रेडियस इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं सबसे बाहर वाला सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आऊँ, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं इस पॉइंट तक लेकर आता हूँ चार्ज को, या फिर मैं चार्ज को यहाँ तक लेकर आता हूँ, या फिर मैं चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ, इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर लाने से मेरे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो एक जैसी आएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस सरफेस का इन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद ये जो डिस्टेंसेस हैं इस चार्ज के सेंटर से, वो तमाम डिस्टेंसेस क्या हैं? वो तमाम डिस्टेंसेस इक्वल हैं। डिस्टेंसेस के इक्वल होने की वजह से यहाँ पर पहुँचने वाला जो चार्ज होगा उसके ऊपर एक जैसा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। इस वजह से इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम होगी। एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, या आप चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, या आप चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, किसी भी पॉइंट से चार्ज को आप इस सरफेस तक लेकर आएँ, तो इस सरफेस के ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी है। इस वजह से इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम दिया गया। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 10 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 10 वोल्ट। यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 10 वोल्ट। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है वो सेंटर से एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सरफेस कंसीडर कर लूँ तो इस सरफेस के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपको पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है। लेकिन अगर आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर किए तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट कंसीडर किया था सबसे बाहर वाले सरफेस के ऊपर, तो अगर मैं इससे इनर सरफेस की तरफ मूव करता हूँ तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 15 वोल्ट होगी। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ था
कि जब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो बताएं क्या इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही? इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। तो ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। जब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, और जब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। इसी चीज़ को यहाँ पर भी देखा जा सकता है। सपोज़ कर लें कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। आप जानते हैं कि इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब मैंने इसके अंदर डॉटेड फॉर्म में कुछ लाइंस बना दी हैं, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस बना दी हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस कहलाती हैं। किस तरीके से, ज़रा देखिएगा कि अगर मैं चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, उस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, इस लाइन तक लेकर आता हूँ, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट तक लेकर आता हूँ। तो अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर आऊँ, अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर आऊँ, तो मेरे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी। इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए भी उतना ही वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए भी उतना ही वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जब वर्क की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। तो ये एक लाइन है जिस लाइन को मैं इक्वी पोटेंशियल लाइन का नाम दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरी लाइन, ये भी इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ये तीसरी लाइन, ये भी इक्वी पोटेंशियल लाइन है। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन्स आपको पता चल गई। एक ही लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो एक जैसा होगा। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें कि क्या इन इक्वी पोटेंशियल लाइन्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही? इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस बनती हैं। आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसका आंसर देना होगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रूफ करें व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, आप इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ करेंगे। और अगर आपसे कहा जाए दैट प्रूव दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, तो फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को या इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आज का जो मेन जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन था बेटा जी E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसी एक्सप्रेशन को आज हमने एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम मज़ीद जो है वो टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।